हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे मामा भांजायस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जो वित्त संस्थाएं पढ़ रहे थे उसका 4th लेक्चर पढ़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को 2-3 लेक्चर उससे पहले कंप्लीट करवा दिए जो कि हम वित्त संस्थाओं के पढ़ रहे हैं। आज हम 4th लेक्चर पढ़ेंगे, उसमें परिवर्तनीय कोष अनुपात के बारे में जानेंगे कि ये परिवर्तनीय कोष अनुपात क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो परिवर्तनीय कोष के अंतर्गत परिवर्तनीय कोष भी दो प्रकार का होता है। एक होता है CRR, और दूसरा होता है SLR। अर्थात जो परिवर्तनीय कोष अनुपात है वो भी दो प्रकार का होता है, एक CRR और एक SLR होता है। CRR मतलब केस रिसीव रेशियो। क्या है CRR को फुल नेम क्या है? केस रिसीव रेशियो। अर्थात उसे हिंदी में क्या कहा जाता है? नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता। अब इसके अंतर्गत क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। आरबीआई द्वारा सभी वाणिज्य बैंकों को समय समय पर निर्देशित किया जाता। आरबीआई सभी वाणिज्य बैंकों को समय समय पर एक निर्देश देती है। वो निर्देश क्या देती है जानते हैं। तो आरबीआई सभी वाणिज्य बैंकों को समय समय पर निर्देशित किया करता है कि वे अपनी समग्र जमाव का या फिर अपनी कुल पूंजी है उसकी समग्र जमाव का क्या करना, एक निर्धारित प्रतिशत या निर्धारित राशि किसके पास जमा करे? आरबीआई के पास नगद रूप से रखे। मतलब आरबीआई जो वाणिज्य बैंक उनको समय समय पर निर्देशित किया करता है कि तुम्हारी जो समग्र पूंजी है उसका कुछ भाग अर्थात नगद रूप से आरबीआई के पास जमा करो। ठीक है, इसमें ये कहा गया। और आगे क्या कहता है? जिस दर पर जो वाणिज्य बैंक है वो आरबीआई में क्या करेंगे, जो भी क्या करेंगे, रिजर्व के रूप में रखेंगे। तो जिस दर पर बैंक यह राशि आरबीआई में रिजर्व के रूप में रखते हैं उसे ही हम CRR कहते हैं। अर्थात आरबीआई क्या करती, सभी वाणिज्य बैंकों को समय समय पर निर्देशित करती है कि तुम्हारी कुल समग्र जमाव का कुछ हिस्सा या नगद रूप से क्या करो, आरबीआई में जमा करो। और तुम जिस दर पर उस पैसे को जमा करोगे, उस रिजर्व को जमा करोगे, उसको ही हम क्या कहेंगे? CRR कहेंगे। इसके तहत बैंक के जोखिम को कम किया जा सकता है। इसके तहत क्या है? बैंक के जोखिम को कम किया जा सकता। वर्तमान में CRR कितना है? तो वर्तमान में CRR है 4.5। क्या है? 4.5% है। तो वर्तमान में CRR कितना है? तो 4.5% है। ठीक है, समझ गए आप CRR मतलब CRR में क्या करना पड़ रहा था हमें? CRR इसमें से क्या कर रहे थे हम? जो हमारी समग्र पूंजी है, हमारी जो समग्र पूंजी है उसको कहाँ पर जमा कर रहे थे हम? आरबीआई के पास जमा कर रहे थे, है ना। जो हमारी CRR के तहत कहा गया कि हमारी जो समग्र पूंजी है उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास हम जमा रखेंगे। और वर्तमान में हमारा CRR कितना है? 4.5% है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब SLR पढ़ते हैं। अब SLR क्या होता है वो पढ़ते हैं। चलो, SLR मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR का फुल नेम है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अर्थात वैधानिक तरल अनुपात। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? वैधानिक तरल अनुपात कहा जाता। अब इसमें क्या कहा गया? आरबीआई के निर्देश के अनुसार सभी वाणिज्य बैंक को अपनी समग्र पूंजी का एक निर्धारित प्रतिशत भाग सदैव अपने पास रखना होता है। CRR में जो आरबीआई क्या कह रहा था सभी बैंकों को कि अपनी समग्र पूंजी का कुछ भाग आरबीआई के पास जमा करो, और जिस दर पर वो जमा करेगा उसको हम CRR कह रहे थे। परंतु यहाँ SLR में आरबीआई यह सभी बैंकों को निर्देशित करती है कि तुम्हारी जो समग्र पूंजी है उसका जो कुछ भाग है वो सदैव अपने पास रखना चाहिए। तो क्या कहा? आरबीआई निर्देश के अनुसार सभी वाणिज्य बैंकों को अपनी समग्र पूंजी का कुछ हिस्सा या फिर निर्धारित प्रतिशत सदैव अपने पास रखना होता है। रखोगे भी तो किस रूप में होगा? तरल रूप में। तरल रूप में माने क्या होता है? मुद्रा के रूप में, गोल्ड के रूप में, प्रतिभूतियों के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? उसको अपने पास रख सकते हैं। और वर्तमान में जो SLR है वो कितना है? 18% है। वर्तमान में SLR कितना है? 18%। और CRR कितना था? वर्तमान में CRR कितना है? 4.5% CRR है और SLR कितना है? 18% है। तो SLR में क्या कर रहे थे? अपने पास रख रहे थे। SLR में क्या कर रहे थे? अपने पास रख रहे थे, अपनी समग्र पूंजी का अपने पास रख रहे थे। परंतु जो CRR है इसमें हम क्या कर रहे थे? आरबीआई के पास जमा कर रहे थे। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं होगा। CRR मतलब हम क्या कर रहे? बैंक में जमा कर रहे हैं या फिर आरबीआई को हम दे रहे हैं। और SLR में क्या करें? हमारी समग्र पूंजी का कुछ हिस्सा हमारे पास भी रखना होगा। चलो, अब पढ़ते हैं तरल समायोजन। तरल समायोजन भी दो प्रकार का होता है।
जो तरल समायोजन वो दो प्रकार का होता है। एक होता आर आर जिसे हम कहेंगे रेपो रेट, और एक होता आर 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 अर्थात रिवर्स रेपो रेट। अब ये आर आर अर्थात रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे आगे। चलो अब पढ़ते हैं आर आर मतलब रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या होता है वो पढ़ते हैं। ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। मतलब कि जो आरबीआई है वो वाणिज्य बैंकों को जिस दर पर क्या करता है ऋण प्रदान करता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। मान लेते हैं क्या है आरबीआई ने क्या किया, जो आरबीआई बैंक है उसने वाणिज्य बैंकों को 5% की दर पर क्या किया है, वाणिज्य बैंकों को ऋण दिया। वाणिज्य बैंकों को क्या दिया है, ऋण दिया है। तो जो ये ऋण होगा, ये जो दर होगी, इसको ही हम क्या कहेंगे आर आर अर्थात रेपो रेट। तो क्या कहा गया, ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता उसे ही हम रेपो रेट कहते हैं। इसके तहत वाणिज्य बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की गारंटी पर लघु अवधि के लिए ऋण प्राप्त करती है। इसी के तहत क्या किया जाता है, जो वाणिज्य बैंक है वो सरकारी प्रतिभूतियों की गारंटी पर क्या कर सकते हैं, आरबीआई से ऋण प्रदान कर सकते हैं। ऋण भी कितने समय के लिए, केवल लघु अवधि के लिए अर्थात कम समय के लिए क्या कर सकते हैं, वाणिज्य बैंक आरबीआई से क्या कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। तो ये समझ में आया। इसके तहत वाणिज्य बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की गारंटी पर आरबीआई से लघु अवधि के लिए क्या कर सकते हैं, ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आरबीआई वाणिज्य बैंकों को आरबीआई वाणिज्य बैंकों को इस दर के तहत उनकी समग्र पूंजी का, उसकी समग्र जमाव का केवल 1% ऋण क्या करते देते हैं। मतलब क्या कहा कि जो वाणिज्य बैंक है वो आरबीआई के पास सरकारी प्रतिभूतियां रखेंगे। तो सरकारी प्रतिभूतियां उन्होंने रखी और उसके लिए आरबीआई क्या करेगा, उनके लघु अवधि के लिए उन्हें ऋण प्रदान करेगा। परंतु उन्होंने जितनी भी सरकारी प्रतिभूतियां वहां पर जमा की है उसका केवल 1% ही क्या करेगा, आरबीआई उन्हें ऋण प्रदान करेगा। तो क्या कहा गया कि आरबीआई वाणिज्य बैंकों को इस दर के तहत उनकी समग्र पूंजी का या फिर उनकी समग्र जमाओं का केवल 1% ऋण प्रदान करेगा। और वो ऋण भी दो प्रकार का होता है कि आरबीआई जो वाणिज्य बैंकों को किस प्रकार से ऋण प्रदान कर सकता है। तो पहले आप लोगों को समझ में आया रेपो रेट क्या होता। तो आरबीआई जिस दर पर वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करेगा, आरबीआई वाणिज्य बैंकों को जिस दर पर ऋण प्रदान करेगा उसे हम रेपो रेट कहेंगे। और आरबीआई क्या करेगा, वाणिज्य बैंक की समग्र पूंजी, मतलब आरबीआई वाणिज्य बैंक के द्वारा जितने भी आरबीआई में पैसे जमा किए जाएंगे सरकारी प्रतिभूतियां, उनका केवल 1% ही क्या करेगा, वो उन्हें ऋण प्रदान करेगा। और वो ऋण भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। वो ऋण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार से। तो वो ऋण 2 प्रकार से कौन कौन से होते हैं वो जानते हैं। ये ऋण है, एक पहला है ओवरनाइट रेपो। पहला ऋण कौन सा कैसा देगा, ओवरनाइट रेपो। ओवरनाइट रेपो मतलब केवल एक दिन के लिए। ओवरनाइट रेपो मतलब केवल एक दिन के लिए। तो क्या कहा गया, ओवरनाइट रेपो के तहत, इसके तहत कुल समग्र जमाव, मतलब वाणिज्य बैंकों ने जितना भी जमा किया है ना, किसने किया है, वाणिज्य बैंक ने। वाणिज्य बैंक ने किसके पास जमा किया, आरबीआई के पास पर जमा किया। तो क्या कहा यहाँ पर, इसके तहत कुल समग्र जमाव, मतलब वाणिज्य बैंकों ने कुल समग्र जमाव आरबीआई के पास रखी है तो उसका केवल 25% ऋण प्रदान करेगा, वो केवल एक दिन के लिए। उसने ऐसा तो कहा कि तुम जितनी भी समग्र पूंजी मेरे पास जमा करोगे उसका केवल 1% ही मैं तुमको ऋण दूंगा। किसने कहा, आरबीआई ने। किसे कहा, वाणिज्य बैंकों को। परंतु ये ऋण भी 2 प्रकार से दे सकता है। एक तो ओवरनाइट रेपो। ओवरनाइट रेपो के तहत वो क्या करेगा, ऋण प्रदान करेगा, कुल समग्र जमाव का वो 25% ऋण प्रदान करेगा। परंतु वो कितने दिन के लिए देगा, एक दिन के लिए, कि तुम्हें मैं एक दिन के लिए 25% ऋण प्रदान करता हूँ, मेरे को क्या करोगे तुम, अगले दिन वो ऋण वापस चुकाना होगा। तो ओवरनाइट रेपो के तहत कहा गया, इसके तहत समग्र जमाव का 25% ऋण एक दिन के लिए दिया जाएगा। अब आता है टर्म रेपो। अब टर्म रेपो में क्या कहा गया, इसमें कुल समग्र जमाव का 75% तक ऋण दिया जाएगा। टर्म रेपो में क्या कहा गया, इसमें कुल समग्र जमाव का 75% और ओवरनाइट रेपो में 25% दिया जाएगा। तो जो टर्म रेपो है इसके कुल समग्र जमाव का 75% तक ऋण दिया जाएगा। इसके तहत समय अवधि क्या है, इनकी समय अवधि कितनी है, एक 3 दिन हो सकती है, 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन भी हो सकती है। वर्तमान में रेपो रेट की दर कितनी है, तो वर्तमान में रेपो रेट की दर कितनी है, तो क्या कहोगे 5.50%।
5.50% वर्तमान में रेपो रेट की दर है। परंतु इससे पहले कौन सी थी? तो 6.5% थी। तो वर्तमान में रेपो रेट की दर है 5.50% और इससे पहले 6.5% इसकी क्या थी? वर्तमान रेपो रेट दर थी। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब पढ़ेंगे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। चलो, रिवर्स रेपो रेट इसमें क्या होता है? आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंक की अतिरिक्त तरलता को सोखने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। इसमें क्या कहा गया कि आरबीआई क्या करेगा? वाणिज्य बैंकों से अतिरिक्त तरलता सोखने के लिए, मतलब उनसे अतिरिक्त पैसे लेने के लिए क्या कहा? आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंकों की अतिरिक्त तरलता को सोखने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। मतलब उनसे एक्स्ट्रा पैसे लिया जाएंगे, उनसे क्या हो? एक्स्ट्रा पैसे लिए जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट। इसके तहत आरबीआई वाणिज्य बैंकों से उनकी तरलता या जमाओं को स्वीकार करता है और बदले में उन्हें प्रतिभूतियां प्रदान करता है। इनसे क्या करता है आरबीआई? प्रतिभूतियां, इनसे क्या करता है वाणिज्य बैंक? तरलता के रूप में जैसे गोल्ड, मुद्रा, ये सभी स्वीकार करता है और उन्हें प्रतिभूतियां प्रदान करता है। साथ ही जमाओं पर जिस दर पर वाणिज्य बैंकों को ब्याज दिया जाता है उसे रेपो रेट कहेंगे। फिर क्या हुआ? जो भी समग्र जमा उसके दर पर जो भी वाणिज्य बैंक को ऋण दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा उसे हम क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आरआर बढ़ने से, आरआर मतलब रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा और घटने से क्या होगा। देखो, आरआर मतलब रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने से बाजार में फैली महंगाई पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने से बाजार में जो महंगाई है उस पर क्या किया जा सकता है? नियंत्रण लगाया जा सकता है। तो रिवर्स रेपो रेट से बाजार में जो फैली महंगाई है उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। वर्तमान में आरआर कितना है? अर्थात वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। 3.35% है और आरआर कितना था? तो 5.50% और उससे पहले कितना था? 6.5% था। तो ये हो गया आरआर मतलब रिवर्स रेपो रेट और ये हो गया रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट हो गया जो कि 5.05% है और उससे पहले 6.5% था। चलो अब कुछ और यहाँ पर बचा है। OMG क्या है? खुले बाजार की क्रियाएं। क्या है? खुले बाजार की क्रियाएं। अब ये क्या होती? खुले बाजार की क्रियाएं, तो खुले बाजार की क्रिया या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसके तहत क्या किया जाता? बाजार में तरलता पर नियंत्रण लगाने के लिए इस उपकरण का प्रयोग आरबीआई द्वारा किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग आरबीआई के द्वारा किया जाता किसके लिए? तो बाजार में जो तरलता है या फिर जो भी महंगाई उस पर नियंत्रण लगाने के लिए किया जाता है। तो बाजार में तरलता पर नियंत्रण लगाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे OMG कहेंगे, अर्थात आरबीआई के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। आरबीआई इसके अंतर्गत वाणिज्य बैंकों के साथ प्रतिभूतियों का क्या करता है? लेन देन करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत आरबीआई वाणिज्य बैंकों से प्रतिभूतियों का लेन देन करता है ना? क्या करता है आरबीआई? इसके अंतर्गत वाणिज्य बैंकों से प्रतिभूतियों का लेन देन करता है। और यदि आरबीआई को बाजार में तरलता बढ़ानी होगी, यदि आरबीआई को क्या करना होगा? बाजार में तरलता बढ़ानी है तो वो क्या करेगा? तो यदि आरबीआई को बाजार में तरलता बढ़ानी हो गई तो वो वाणिज्य बैंकों से प्रतिभूतियां लेता है। क्या है? यदि आरबीआई को बाजार में तरलता बढ़ानी है तो वो आरबीआई से क्या, वाणिज्य बैंकों से क्या करेगा? प्रतिभूतियां लेगा। और यदि उसको कम करना है, और यदि देखो ये बढ़ानी थी और यदि यहाँ पर कम करनी हो, यदि बाजार में क्या है तरलता को कम करना हो तो वो क्या करेगा? आरबीआई क्या करेगा? वाणिज्य बैंकों से जो भी प्रतिभूतियां ली थी उसको वापस कर देगा। यदि आरबीआई को तरलता बढ़ानी है तो वो क्या करेगा? वाणिज्य बैंकों से प्रतिभूतियां लेगा। और यदि बाजार की तरलता को कम करना है तो वाणिज्य बैंक क्या, आरबीआई क्या करेगा? वाणिज्य बैंकों को ऋण वापस कर देगा या फिर जो भी मुद्रा प्रतिभूतियां ली थी वो वापस कर देगा किन्हें? वाणिज्य बैंकों को। तो यहाँ कहा गया यदि आरबीआई को बाजार में तरलता को बढ़ाने होगा, यदि आरबीआई को बाजार में तरलता बढ़ानी है तो वह वाणिज्य बैंक से
प्रतिभूतियां लेता है और बदले में क्या करता है, उसके बैंक के रिजर्व को बढ़ा देता है। यदि बाजार में आरबीआई को क्या है, यदि बाजार में आरबीआई को तरलता बढ़ानी होगी तो वह वाणिज्य बैंकों से क्या करेगा, प्रतिभूतियां लेगा और बदले में क्या कर देगा, बैंक के रिजर्व को बढ़ा देगा। और यदि आगे है, और यदि उसको बाजार में तरलता कम करनी हो तो, और यदि उसे बाजार में तरलता कम करनी हो तो वो क्या करेगा, तो यदि बाजार में तरलता को कम करना है तो आरबीआई क्या करेगा, वाणिज्य बैंकों की प्रतिभूतियां क्या कर देगा, उसको वापस कर देगा और रिजर्व को कम कर देगा। और क्या है, बैंक के रिजर्व को कम कर देगा। जब बाजार में तरलता बढ़ानी होगी तो वाणिज्य बैंकों से प्रतिभूतियां ले लेगा और रिजर्व को बढ़ा देगा। और यदि ये बाजार में तरलता को कम करनी होगी तो क्या करेगा, वाणिज्य बैंकों को ऋण क्या कर देगा, वापस दे देगा और रिजर्व को कम कर देगा। चलो अब पढ़ते गुणात्मक। मात्रात्मक अपना कंप्लीट हो गया, 2 मैंने बताया था, एक मात्रात्मक और गुणात्मक। अब गुणात्मक में क्या कहा गया वो जानते हैं। गुणात्मक में पहला है नैतिकता या फिर नैतिक दबाव। गुणात्मक में क्या कहा जाता है, नैतिकता या फिर नैतिक दबाव। इसमें क्या कहा गया, आरबीआई द्वारा बैंकों को समय समय पर निर्देशित किया जाता है और इन निर्देशों का पालन करना सभी बैंकों का नैतिक कर्तव्य है। अब बड़ा कोई मुखिया, मान लेते घर में मुखिया हमारे पापा दादा कुछ भी दादाजी रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, घर में जो भी नियम लागू करेंगे तो वह मानना होगा हमें, है ना, कि इस प्रकार से घर में देर रात तक नहीं आना है, सबको जल्दी आना है, कहीं भी ऐसा, मतलब वो जो नियम बताते वो हमें पालन करना होता है। और यदि हम पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। उसी प्रकार से जो हमारा बैंक आरबीआई वो केंद्रीय बैंक है और सबसे छोटे बैंक वाणिज्य बैंक, ये छोटे छोटे हैं उनके अंतर्गत। तो जो भी आरबीआई निर्देश निकालेगा, जो भी नियम निकालेगा वो वाणिज्य बैंकों को मानना होगा। और यदि वाणिज्य बैंकों के द्वारा उसका उल्लंघन किया गया या फिर उन नियमों का पालन नहीं किया गया तो क्या करेगा, आरबीआई उनको दंड देगा, है ना। तो उसी प्रकार से इसमें भी कहा गया है कि आरबीआई द्वारा बैंकों को समय समय पर निर्देशित किया जाता है और इन निर्देशों का पालन करना सभी बैंकों का क्या है, नैतिक कर्तव्य है। यदि कोई बैंक इसका पालन नहीं करती है तो उन्हें आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, पेनल्टी लगाई जाती। पेनल्टी का मतलब होता है दंड दिया जाता है या फिर जुर्माना वसूला जाता है। आया समझ में। क्या होता है नैतिकता या नैतिक दबाव, कि आरबीआई के द्वारा समय समय पर सभी वाणिज्य बैंकों को निर्देशित किया जाता है या फिर आरबीआई के द्वारा जो भी नियम निकाले जाते हैं उनका पालन करना सभी का नैतिक कर्तव्य है। परंतु यदि कोई बैंक इसका पालन नहीं करेगी तो आरबीआई के द्वारा उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी का मतलब उससे जुर्माना वसूला जाएगा या फिर उसे किसी भी प्रकार का दंड देंगे। ठीक है। अब आता है मार्जिन निर्धारण। अब ये मार्जिन निर्धारण क्या होता है वो पढ़ते हैं। वाणिज्य बैंकों के द्वारा ऋण प्रदान करते समय गारंटीकृत रखी गई वस्तु की कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है, उसे मार्जिन निर्धारण कहते हैं। क्या कहा, यदि हम क्या करेंगे, किसी व्यक्ति के पास मान लेते सोना, मतलब जो आभूषण वाला व्यक्ति होता है, आभूषण जिसके पास हम रखते हैं, गिरवी रखते हैं, तो यदि हमने जैसे क्या है, गले का जो हार है वो नेकलेस, सोने का नेकलेस है, वो 1 लाख रुपए तक का है, मान लेते 1 लाख रुपए का वो नेकलेस है। और यदि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको गिरवे रखने जाएंगे या फिर उसको हम क्या करेंगे, कुछ ब्याज पर उसको रख देंगे हम, तो वहाँ पर रखने के लिए जाएंगे। तो वो जो सोनार या जो भी आभूषण वाला वो व्यक्ति वो क्या करेगा, 1 लाख रुपए का वो नेकलेस, परंतु हमें उसकी कीमत आधी देगा। मतलब क्या करेगा कि आधी कीमत पर देगा। जैसे 1 लाख का नेकलेस है तो हमें उसकी जो कीमत है या फिर हमें जो ऋण प्रदान करेगा वो उससे आधा करेगा, उसकी कीमत से आधा, मतलब हमें 50,000 प्राप्त होंगे। तो उसे ही हम कहेंगे मार्जिन निर्धारण। तो इसमें कहा गया कि वाणिज्य बैंकों के द्वारा ऋण प्रदान करते समय गारंटीकृत रखी गई वस्तु, हमने कोई वस्तु रखी है उसका हमें ऋण कितना प्राप्त होगा, उससे आधा प्राप्त होगा। तो गारंटीकृत रखी गई वस्तु की कीमत से हमें कम ऋण प्राप्त होगा। मैंने कहा आप लोगों को कि हमें 1 लाख रुपए क्या करा, एक नेकलेस, सोने का नेकलेस है, हमने किसी व्यक्ति के पास रखने के लिए गए हैं कि हम रख लो और हमें पैसे थोड़े बहुत दे दो, तो क्या करेगा, उससे हमें कम पैसे देगा। मान लेते वो चीज़ 1 लाख रुपए की और हमें उसके आधे हिस्सा देंगे, मतलब 50,000 रुपये तक तो देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिभूतियां ज़्यादा मूल्य की रखी जाती और ऋण इसको कम दिया जाता है। मतलब प्रतिभूतियां ज़्यादा मूल्य की होती और ऋण हमें कम दिया जाता है, जिसे ही हम क्या कहेंगे, मार्जिन निर्धारण। आया समझ में मार्जिन निर्धारण क्या होता है। फिर आरबीआई के निर्देश के अनुसार
सभी बैंक मार्जिन का समय समय पर निर्धारण करती है। आरबीआई के अनुसार सभी वाणिज्य बैंक है वो मार्जिन का निर्धारण समय समय पर करती रहती है। अब आता है ये साख नियंत्रण या साख राशनिंग या फिर साख स्वीकृति। अब ये साख नियंत्रण क्या होता है, साख राशनिंग क्या होता या फिर साख स्वीकृति क्या होता है, ये एक ही शब्द है, अलग अलग नाम इनके। इसमें कहा गया आरबीआई के निर्देश के अनुसार सभी वाणिज्य बैंक अपने कुल ऋण का 40% भाग द्वारा निर्धारित प्राथमिक क्षेत्र को ऋण प्रदान करेगी। इसमें क्या कहा गया कि सभी वाणिज्य बैंकों को कौन निर्देश कर रहा, आरबीआई। आरबीआई सभी वाणिज्य बैंकों को निर्देश कर रहा कि अपनी कुल समग्र पूंजी है, उसकी कुल समग्र पूंजी का जमाव है, उसमें से 40% हिस्सा निकालना और वो कहाँ देना है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत देना है। तो क्या कहा गया, आरबीआई ने कहा, यहाँ देखो आप, आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने सभी वाणिज्य बैंकों को कहा कि तुम्हारी जितनी भी समग्र पूंजी है, तुम्हारी जितनी भी समग्र पूंजी है उसका कुछ हिस्सा मतलब 40% तुम कहाँ पर देना है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत देना है। प्राथमिक क्षेत्र तक क्या है, प्राथमिक क्षेत्र को देना है, ऐसा कहा। प्राथमिक क्षेत्र को ऋण प्रदान करती है। तो क्या कहा, साख राशनिंग का मतलब होता है आरबीआई के निर्देश के अनुसार सभी वाणिज्य बैंक अपने कुल समग्र जमाव का जो ऋण है उसका 40% भाग आरबीआई द्वारा निर्धारित प्राथमिक क्षेत्र को ऋण प्रदान करती है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, कृषि, शिक्षा, मकान आदि ये क्या आते हैं, इनको कम दाम पर ऋण प्रदान। मतलब क्या है, यदि हमें बैंक में जाना है, एजुकेशन के लिए लोन लेना हो, है ना, तो हमें क्या करेंगे, वो कम लोन प्रदान मतलब कम ऋण पर दिया ब्याज पर देंगे। तो इसमें क्या कहा गया कि जो आरबीआई सभी वाणिज्य बैंकों को कहता है कि तुम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो भी क्षेत्र है उसके अंतर्गत यदि तुम ऋण प्रदान करोगे तो उनमें 40% की छूट देना होगा आपको, ऐसा कहा। तो शिक्षा, कृषि के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति ऋण लेना चाह रहा है तो उसको कम ब्याज पर क्या है, ऋण दिया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति ऋण लेना चाहता हो या फिर ब्याज मतलब जो पैसे ऋण लेना चाहता है उसको कम ब्याज पर दिया जाएगा। और आवास संबंधी कोई ऋण लेना चाहता है तो उसे हम कम ब्याज पर क्या था 40% की उन्हें छूट दी जाएगी। आया समझ में, क्या होता है साख राशनिंग। जबकि 60% ऋण अपने बैंक अपने अनुसार प्रदान करती है, इसे ही हम क्या कहेंगे, साख राशनिंग। मतलब क्या है, कहा कि तुम्हारे पास मान लेते हमने क्या कहा, बैंकों जो वाणिज्य बैंक है, जो वाणिज्य बैंक उनकी पूंजी कितनी है, 100% है, उनकी पूंजी 100% है, उसमें से 100% में से 40% हिस्सा हम किसको दे देंगे, प्राथमिक क्षेत्र को देंगे, है ना, प्राथमिक क्षेत्र को दे दिया। और उसमें से जो 60% बचा है तो उसे क्या करेंगे, अपने अनुसार प्रदान करती है उसे हम, और अपने अनुसार मतलब उसके अनुसार कुछ भी करे, उसको 60% उसका खुद का है, उसको किस प्रकार से भी वो खर्च करे या फिर किसी को किस प्रकार से ऋण दे वो उस पर निर्भर करता है। तो उसको ही हम क्या कहेंगे, जो 60% जो हिस्सा बचा है, ये 60% जो ऋण बचा है इसको ही हम क्या कहेंगे, साख राशनिंग। तो आयसन में आरबीआई क्या करती, सभी वाणिज्य बैंकों को कहती है कि तुम्हारा समग्र पूंजी का 40% जो हिस्सा है वो क्या करोगे, तुम प्राथमिक क्षेत्र को दोगे या फिर उनको प्राथमिक क्षेत्र को क्या है 40% की छूट दोगे, और जो भी तुम्हारा 60% का जो बचेगा उसको ही हम कहेंगे साख राशनिंग। तो 60% जो बचता है उसको ही हम कहते साख राशनिंग। अब वाणिज्य बैंक के कार्य पढ़ते हैं, क्या है, सॉरी वाणिज्य बैंक के बारे में पढ़ते हैं। वाणिज्य बैंक के कार्य क्या क्या होते हैं, लाभ के उद्देश्य से कार्यरत होते बैंक। मैंने कहा आप लोगों को वाणिज्य बैंक के अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं, ये मैंने कहा था। तो ये क्या करेंगे अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा वेट, इसका 1 सेकेंड रुकना है ना। ठीक है, वही सारी है, थोड़े सेल खत्म हो गए थे ना इसलिए। चलो, तो क्या है ये पढ़ते हम वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक पढ़ने से पहले अपन ने क्या पढ़ा, वो आवाज आ रही थी ना इधर, ये पढ़ लिया था साख राशनिंग के बारे में, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम वर्गीकरण किसका, 1 सेकेंड रुकना है ना।
इनको भी चार्ज। चलो वाणिज्य बैंक के बारे में पढ़े। तो वाणिज्य बैंक कौन कौन सी बैंक होती है, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वाणिज्य बैंक कौन कौन सी बैंक होती है। उसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक आती है, निजी क्षेत्र की बैंक आती है और विदेशी बैंक आती है। उनसे हम क्या कहेंगे, उन्हें सार्वजनिक बैंक कहते हैं। तो सार्वजनिक जो बैंक है, वाणिज्य बैंक है, वाणिज्य बैंकों को किसी लाभ के उद्देश्य से स्थापित किया गया, मतलब हर एक बैंकों को लाभ के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो हम वाणिज्य बैंक पढ़े तो उसके बारे में बताती हूँ कि इसको लाभ के उद्देश्य से, इसको क्या किया गया, लाभ के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। अब इसके कार्य क्या होते हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि सभी बैंक के जो कार्य होते हैं, सबसे सर्वप्रथम उसका कार्य होता है क्या है, ऋण प्रदान करना और जमा स्वीकार करना। तो इसका पहला कार्य हो गया है कि ऋण प्रदान करना और जमा को स्वीकार करना और साख सृजन क्षमता को बनाए रखना है। तो सबसे पहले वाणिज्य बैंकों के कार्य हो गया ऋण प्रदान करना, जमा स्वीकार करना और साख सृजन क्षमता को बनाए रखना। अब ये वाणिज्य बैंकों के कुछ सहायक होंगे, जैसे हम किस प्रकार से पूंजी का आदान प्रदान कर, उसके लिए कुछ माध्यम होगा, है ना। तो क्या हो गया, सहायक क्या है, डेबिट कार्ड जैसे एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, निवेश और बीमा, लोकर और वित्त समावेशन व जानकारी प्राप्त होती है। मतलब हमें जो वाणिज्य बैंक इस प्रकार से कार्य करते हैं, हमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, बीमा और क्या है, लोकर की सुविधाएं हमें सब प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वित्त समावेशन की जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। अब वाणिज्य बैंकों का वर्गीकरण, ये बताया मैंने, वाणिज्य बैंकों का वर्गीकरण मतलब उसमें क्या क्या आता है वाणिज्य बैंक के अंतर्गत। तो सार्वजनिक बैंक आती है, एक निजी बैंक आती है, विदेशी बैंक आती है, ये है, और एक होती है BRR, है ना। तो हमें सार्वजनिक बैंक के अंतर्गत हमने राष्ट्रीयकृत बैंक पढ़ ली थी कि राष्ट्रीयकरण क्या कहते हैं। तो हमारी निजी संपत्ति का हस्तांतरण कहाँ पर किया जाना, कहाँ पर सरकार को किया जाना, उसको हम क्या कह रहे थे, राष्ट्रीयकृत बैंक कह रहे थे या राष्ट्रीयकरण कह रहे थे उसका। अब हम पढ़े इसके अंतर्गत हमें सेबी पढ़ना है। देखो मैंने राष्ट्रीयकृत बैंक तो आप लोगों को बता दी थी, कौन कौन से बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया उसके बारे में सब बता दिया था। अब हम यहाँ दूसरी वाला पढ़ेंगे, ऐसे जो SBI के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अन्य संस्था उसके बारे में जानेंगे। तो वाणिज्य बैंक का वर्गीकरण, उसमें सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक और विदेशी बैंक आती है। साथ ही साथ RR बैंक भी आती है, RRB बैंक भी आती है। हम पढ़ेंगे वाणिज्य बैंक का। मैंने बताया वाणिज्य बैंक क्या होती है कि किसी लाभ के उद्देश्य से स्थापित की गई, उसको वाणिज्य बैंक कहते हैं। परंतु और उसकी परिभाषा और जानते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। तो ऐसी बैंक जो वित्तीय लेन देन का कार्य करती, हाँ बैंक क्या करती, सभी बैंक वित्त का लेन देन करती है, ऋण लेती है, जमा स्वीकार करती है ना, पैसों का आदान प्रदान करती है। तो सभी बैंक क्या करती, वित्त का लेन देन करने का कार्य करती। जहाँ जमाओं को स्वीकार किया जाता है और ऋण दिया जाता है, उसे हम वाणिज्य बैंक कहते हैं। जमा स्वीकार करती है और ऋण प्रदान करती है, उसे हम वाणिज्य बैंक कह रहे हैं, और ये वित्त का लेन देन करती है। उसमें हम सबसे पहले बैंक पढ़ेंगे सार्वजनिक बैंक। पहली कौन सी बैंक पढ़ेंगे, सार्वजनिक बैंक। सार्वजनिक बैंक किसे कहते हैं, तो कुल शेयर धारिता का 51% या उससे अधिक सरकार के पास हो। मतलब इसका मान लेते क्या है, ये सरकारी जो सार्वजनिक बैंक है वो 100% आती है, उसमें से 100% में से 51% की जो हिस्सेदारी है वो किसकी है, सरकार की है। 51% जो हिस्सेदारी है वो सरकार की है, उसे हम क्या कहेंगे, सार्वजनिक बैंक। तो कुल शेयर धारिता का मतलब उसकी कुल शेयर धारिता का 51% या फिर उससे अधिक सरकार के पास उसका हिस्सा हो, उसे हम सार्वजनिक बैंक कहते हैं। तो सार्वजनिक बैंक के अंतर्गत कौन कौन सी बैंक आती है, एक तो आती है SBI, पंजाब नेशनल बैंक और बड़ौदा बैंक, अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अपन ये बैंक के बारे में एक एक के बारे में जानेंगे कि सार्वजनिक बैंक कौन कौन सी होती है। तो पहले आप इतना जान लो, सार्वजनिक बैंक को कौन सी बैंक कहते हैं या फिर किसे कहते हैं। तो सार्वजनिक बैंक वे बैंक होती है जिनकी 51% की हिस्सेदारी सरकार की होती है, उसे ही हम सार्वजनिक बैंक कहते हैं। सार्वजनिक बैंक के अंतर्गत हमने पढ़ा, एक हो गया SBI, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये हो गया सार्वजनिक बैंक के अंतर्गत आते हैं। चलो अब सार्वजनिक बैंक कितनी है वो पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर वर्तमान में 12 सार्वजनिक बैंक है। अब वो 12 सार्वजनिक बैंक कौन कौन सी है उसके बारे में जानते हैं। पहली हो गई भारतीय स्टेट बैंक अर्थात SBI। SBI को क्या कहते हैं, भारतीय स्टेट बैंक कहा जाता है। फिर दूसरी आती है पंजाब नेशनल बैंक, जिसे हमने PNB लिखा, पंजाब नेशनल बैंक। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, और ये SBI हो गया।
फिर आता है केनरा बैंक, फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया आता है। फिर आता है इंडियन पेमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ एंड सिंध, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये 12 सार्वजनिक बैंक है। तो 12 सार्वजनिक बैंक में हमें पढ़ना है सबसे पहले हमारा जो सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, एसबीआई है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, उसके बारे में जानेंगे। देखो एक बार आपको मैं और रिवीजन करवा देती हूँ कि हमारे जो सार्वजनिक बैंक वो कितने हैं। तो हमारे वर्तमान में सार्वजनिक बैंक कितने हैं, 12 है। 12 कौन कौन से, एक तो हो गया एसबीआई, फिर हो गया पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, इधर क्या इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ और इंडियन ओवरसीज, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध। ये क्या हो गए, 12 बैंक हो गए जो कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसबीआई। हम एसबीआई को पढ़ेंगे क्योंकि एसबीआई यहाँ पर मेन है। एसबीआई को हिंदी में क्या कहा जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक यह सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। जो हमारा सार्वजनिक अर्थात एसबीआई बैंक है वो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को। कब की गई थी, 1 जुलाई 1955 को की गई थी। तो एसबीआई की स्थापना कब की गई थी, 1 जुलाई 1955 को, और उसका राष्ट्रीयकृत भी उसी समय किया गया था। जब एसबीआई की स्थापना की गई थी उस समय उसका पहला नाम क्या था, एसबीआई की स्थापना के समय सबसे पहले उसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। अर्थात उसे एसबीआई न कहकर हम क्या कहते थे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। फिर बाद में जब उसका राष्ट्रीयकरण किया गया उसी समय स्टेट बैंक ऑफ उसका नाम रखा गया। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, तो गोरवाला समिति की सिफारिश पर। मैंने कहा 1 जुलाई 1955 की स्थापना की गई थी, इसकी कौन सी समिति पर, गोरवाल समिति की सिफारिश पर की गई थी। गोरवाल समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जो स्टेट बैंक इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। वर्तमान के चेयरमैन, वर्तमान के अध्यक्ष, आरबीआई के वर्तमान के अध्यक्ष को, सॉरी एसबीआई के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या कहोगे, चिल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी। क्या है, चिल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी। इसका जो वर्तमान हमारे चेयरमैन है कौन है, चिल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, CS शेट्टी। क्या कहा जाता है, CS शेट्टी। तो आपको एग्जाम में ऐसा ना देकर क्या है शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं, CS शेट्टी कौन है, तो ये है जो एसबीआई उसके वर्तमान के अध्यक्ष है। परंतु इससे पहले कौन थे, इससे पहले कौन थे, तो आप क्या कहोगे, दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा है वर्तमान के अध्यक्ष। वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, तो श्रीनिवास सुल्ला शेट्टी है। परंतु उससे पहले कौन थे, दिनेश कुमार खारा। आया समझ में आप लोगों को इतना। एसबीआई पढ़ रहे। एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। एसबीआई की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को। उस समय उसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। बाद में उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। फिर बाद में मैंने बताया जो स्थापना हुई वो किस समिति की सिफारिश हुई थी, तो आप क्या कहोगे, गोरवाला समिति की सिफारिश से उसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान किसके चेयरमैन कौन है, तो चिल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी है, और जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं CS शेट्टी। और जो उससे पूर्व कौन थे, दिनेश कुमार खरा थे। चलो अब मैंने कहा प्रथम अध्यक्ष। देखो मैंने कहा कि एसबीआई की प्रथम अध्यक्ष कौन है। जब एसबीआई की जब बनाया ही गया था, इसे कब बनाया गया था, 1 जुलाई 1955 को। 1955 को एसबीआई की स्थापना की गई थी। उस समय स्टेट बैंक ऑफ के पहले अध्यक्ष कौन थे, जॉन मथाई। कौन था, जॉन मथाई। मतलब आपसे पूछे एसबीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे या फिर प्रथम चेयरमैन कौन थे, तो आप क्या कहोगे, जॉन मथाई। क्या कहोगे, जॉन मथाई क्या है, एसबीआई के पहले सदस्य थे या पहले अध्यक्ष थे। फिर पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एसबीआई की पहली महिला अरुंधति भट्टाचार्य। एसबीआई की पहली महिला कौन है, अरुंधति भट्टाचार्य।
कर्मचार्य है। फिर बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला SBI क्या है? बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? SBI। तो हमारा जो SBI है वो बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बना, जो कब शामिल हुआ था? तो 2001 में शामिल हो गया था। तो बीमा क्षेत्र में प्रवेश में SBI ने 2001 में बीमा क्षेत्र में प्रवेश किया और यह क्षेत्र में कदम रखने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बन गया। आया सन में इतना? चलो, ये बैंक का जो इतिहास है मैंने आप लोगों को बता भी दिया था बैंक का इतिहास, परंतु ये हम क्या करेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि बैंक का इतिहास, कि स्टेट बैंक का इतिहास क्या क्या रहा था। फिर मैंने बताया था आप लोगों को वो 3 बैंक आई थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। उन तीनों बैंकों को नाम 3 बैंकों को नाम प्रेसिडेंसी कर दिया गया था, है ना। प्रेसिडेंसी के बाद उनको 1921 में उसका नाम चेंज कर इंपोरियल बैंक कर दिया गया था। फिर इन इंपोरियल बैंक को 1 जुलाई 1955 को क्या कर दिया था? SBI बना दिया गया था, उनका राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रख दिया गया था। ये सभी करके क्या करेंगे? ये इतिहास हम पढ़ेंगे कल, है ना। तो हमारे जो SBI बैंक है उसका इतिहास हम कल यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज मेरे को क्लास इसलिए ख़त्म करनी है क्योंकि जो इसमें माइक में जो सेल लगते हैं ना वो क्या हो रहे, डिस्चार्ज हो रहे, इसीलिए, ठीक है। चलो।